गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सुनाई दिखाई दे रहा है? प्लीज अब चैट करेंगे। क्लास ओके हो गया है? टेलीग्राम में मैंने लिख दिया है। कॉस्ट अकाउंटिंग, सीएमए का कॉस्ट अकाउंटिंग। A very very good afternoon. चैटे करोगे? चैटे एक बार मेरे को गुड आफ्टरनून लिख के दो। पवन, नीरजा, ओके। बाकी लोग बैकअप में जितने लोग करते हैं प्लीज गुड आफ्टरनून जरूर बोलिएगा। मैं नहीं सुन रहा हूं फिर भी। जितने लोग आज का लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, नॉट एन इशू, ये बैकअप में आपको मिल रहा है। बट मैं चाहता एक इंटरेक्शन बना रहे और उस वजह से मैं लाइव लेता हूं। एक बार सबको गुड आफ्टरनून जरूर से जरूर लिखोगे। अमन, अमीशा, ओके। एक बार टेलीग्राम ग्रुप में लिख दो ना सबको, क्लास स्टार्ट हो गया है। काफी लोग अभी भी मिसिंग है। ओके, भास्कर, ओके, यस भैया आ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। आप चालू कीजिए। शुभम, ओके। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एंड अब मैं आज आप लोग के साथ एक नया जर्नी शुरुआत करने जा रहा हूं, विच इज सीएमए आप लोग का पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिवली कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आपको मालूम है आपका 100 मार्क्स का होने वाला है ग्रुप 1 में। मैंने अपनी बेसिक्स की क्लासेस यूट्यूब पे भी डाल के रखी थी। होपफुली आपने वो देख ली है। और ये अपना किताब है। पहले मेरे को सबको ही बताओ, क्या सबने बेसिक्स की वो 2 क्लासेस देख ली? और दूसरा बात बताओ कि पहले बताओ क्लासेस देख ली कि नहीं, तो बताना हाँ भैया क्लासेस देख ली। दूसरा बताना क्या आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो आप तक बुक मिल गया? अगर बुक नहीं मिला तो बताओ बुक नहीं मिला भैया आज। वैसे आज दरकार भी नहीं पड़ेगा, बट फिर भी ऑन ट्रांजिट है बुक, आपको इन ट्रांजिट है बुक मिल जाएगा। जिनको जिनको बुक नहीं मिला वो बताइए बुक मिला कि नहीं, और जिन्होंने क्लास कर लिया बताइए क्लास किया कि नहीं बेसिक्स की। और ये आपके कुछ चैप्टर्स है जो अपने समाएंगे। दिस इज ओनली बुक 1, इसमें सिर्फ आपका मेन चैप्टर्स है। और बुक 2 भी है जिसमें अपने प्रैक्टिस करेंगे इंस्टीट्यूट के हिसाब से, फास्ट ईयर पेपर, एमटीपी एंड ऑल। आपको मालूम है आपके सिलेबस में एमसीक्यू भी है, तो वो भी मैंने चैप्टर दफा चैप्टर इकट्ठा करके रखा है। डोंट वरी। ओके, क्लासेस देख लिए भैया, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कुछ बेसिक बातें आपको बताई थी, होपफुली याद हो। याद है आपको? ये था मेरा क्लास, ये रहा मेरे पास सारे नोट्स प्रिपेयर्ड है। मैंने आपको आपका वॉइस डबल आ रहा है, ओके। मैं चेक कर लेता हूँ वॉइस का दिक्कत नहीं होगा। होल्ड करो। क्या सबके डबल आ रहा है या पर्टिकुलरली आप ही के डबल आ रहा है बताइए। मैं देख रहा हूँ वॉइस के लिए, डोंट वरी। हेलो, अब सिंगल आ रहा है कि डबल आ रहा है बताइएगा। हेलो हेलो हेलो, वॉइस चेक वॉइस चेक।
फाइन। ठीक है भैया, वॉइस चलो बढ़िया, वॉइस क्लियर हो गया है, अब डबल डबल नहीं आएगा। ओके, तो ये अपने सीएमए का ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों डिस्कस किए थे, कैसे पेपर पैटर्न था। फिर अपने पढ़े थे, मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ, फटाफट सुनिएगा। फिर अपने पढ़े थे कि सीएमए लेवल में अपने लोग को क्या कहाँ पे प्लेसिंग मिलती है एंड एवरीथिंग, और उसके साथ क्या करने से अपने को बहुत अच्छा नौकरी मिल सकता है वगैरह वगैरह। फिर अपने लोग पढ़े थे कि कॉस्टिंग करते क्यों है कि नहीं, और अपने कंपेयर किए थे कि भैया ये प्रोडक्ट सर्विस में कौन कहाँ पे अपने लोग को कॉस्टिंग की दरकार है। एक वीडियो दिखाया था आप लोग को याद होगा आदित्य बिरला का, जिधर एलन सोली बन रहा था। ये क्या एलन सोली है? नहीं, टर्टल है। अच्छा, तो भैया इस तरीके से आपने हमें बताया था कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या होता है, मटेरियल, लेबर, और क्या होता है तीसरा, ओवरहेड्स नहीं, एक्सपेंसेस, जो आपने गलती किया था। फिर अपने लोग डिवाइड किए थे कि सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टूटता है। एंड देन वी हर्ड कि भैया हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तक ठीक है, फिर डायरेक्ट कॉस्ट को वी कॉल्ड प्राइम कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को वी कॉल्ड ओवरहेड्स। जो डिपार्टमेंट वाइज मैंने आपको बोला था ब्रेक होता है, जो आज बताऊंगा, याद आ रहा है आपको? फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद भैया, फिर उसके बाद आपने हमें एक क्लास में सिखाया था बिहेवियर वाइज कॉस्टिंग, याद होगा आपको? वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल तोड़ना सिखाया था, कैसे सेमी वेरिएबल फिक्स्ड और वेरिएबल में निकलता है, याद है? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी करने से अपना वेरिएबल कॉस्ट निकलता है, और टोटल कॉस्ट से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट मिलता है। फिर एक दिन एफएम पढ़ाया था आप लोग को। बस आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं अगेन आपके साथ एक ब्रांड न्यू चैप्टर। कॉपी में हेडिंग देंगे सब कोई, कॉस्ट शीट। एवरीबडी राइट इट डाउन, कॉस्ट शीट। चलो कॉपी, पेन, कैलकुलेटर हाथ में। कॉपी मेरा ये रहा, पेन ये रहा और कैलकुलेटर ये रहा। सब कोई अपना कॉपी, पेन, कैलकुलेटर और किताब अगर है, मिल गया है तो साथ में रखो। आज चाहिए नहीं वैसे, बट फिर भी रखो, ठीक है? तो गेट रेडी एवरीबडी, क्लास स्टार्ट करते हैं। ब्रांड न्यू चैप्टर, कॉस्ट शीट। यस भैया, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं चैप्टर पढ़ाने से पहले उस चैप्टर का थीम पकड़ता हूं, यानी कि ये पहले पकड़ ले कि ये चैप्टर करते क्यों हैं। मैथ्स भी वैसे ही पढ़ते हैं, एफएम भी वैसे ही पढ़ते हैं, कॉस्ट भी, और इवन एवरी सब्जेक्ट शुड बी टॉट लाइक दिस ओनली, कि भैया कोई भी सब्जेक्ट जानने से पहले, चैप्टर जानने से पहले उसकी क्या बैकग्राउंड रही थी, क्या उसके पीछे का लॉजिक है कि ये पढ़ना पड़ रहा है, बताइए। ओके, आप बताइए, चलिए आप बताइए। मैंने ऑलरेडी ये बेसिक्स क्लास में बताया था कि कॉस्ट शीट क्यों बनते हैं, कॉस्ट शीट अपने सिलेबस में क्यों आया, ये क्या है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एस्टिमेटेड भी बनता है और एक्चुअल बेसिस पे भी बनता है। मतलब हो सकता है प्रोजेक्शन कर रहे हो, और हो सकता है जो हो गया उसका भी कैलकुलेशन कर रहे हो। क्या सही बात है? बताइए। हाँ सर, हाँ एकदम सही बात बोल रहे हैं आप। कॉस्ट शीट का बनने का कारण दो ठो है, जो अभी आपने बोला कि हो सकता है एस्टिमेटेड बन रहा हो या एक्चुअल बन रहा हो, ठीक है। अब जो एस्टिमेटेड बनता है वो क्यों बनता है? ताकि ये जान सके कि अकॉर्डिंग टू माय एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड माय डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड मतलब मैं चाह रहा हूं उतना कमा लूं, डिजायर्ड मेरा डिजायर है कि मैं इतना कमाऊं, मैं क्या सेलिंग प्राइस चार्ज करूं एक 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 स्टूडेंट से, या एक 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 शर्ट के पीछे, या एक 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 कस्टमर से, वो डिसाइड करता है कॉस्ट शीट, वो डिसाइड करता है कॉस्ट शीट। ऑन द अदर हैंड, अगर एक्चुअल डेटा पता है, मतलब पास्ट डेटा को स्क्रूटिनाइज करना है, तो सारा खर्चा जो लगा लिख लो, वर्सेस सेल्स कंपैरिजन कर लो और एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लो। यानी कि अगर एक्चुअल डेटा पे वर्क करते हैं तो कॉस्ट पता रहता है, सेल्स पता रहता है, सिर्फ सेग्रीगेट करके प्रॉफिट निकालते हैं। बट अगर फ्यूचर फोरकास्ट करना है
तो अपने कैसे काम करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन रियल लाइफ आप फोरकास्टिंग करोगे, ना कि डेटा जो आ गया उसको डालोगे। बोलो डन है थीम। वाई कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड, चलिए बताइए। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एलिमेंट वाइज। किस वाइज? एलिमेंट वाइज। जो अपने ऊपर सीखे थे, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, फिर अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बांटे थे। तो एलिमेंट वाइज यदि अपने कॉस्ट को एक स्टेटमेंट में प्रिपेयर करे तो उसको कॉस्ट शीट बोलते हैं, एकदम सिंपल भाषा में। इट कैन बी एन एस्टिमेटेड स्टेटमेंट, इट कैन बी अ एक्चुअल स्टेटमेंट। In case of estimated statement, we draw cost sheet to determine the selling price to be charged. And in case of actual statement, we calculate the profit earned. Very good शुभम, very good. Yes sir, कंपैरिजन के भी काम आता है। चलिए लिखिए सब बात, एवरीबॉडी राइट इट डाउन थीम में, एकदम सिंपल भाषा में। हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखो, बट समझना जरूरी। क्या बोले भैया आप एकदम सिंपल भाषा में बोले कि कॉस्ट शीट इज अ एलिमेंट वाइज कॉस्ट स्टेटमेंट। एलिमेंट वाइज कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट इज एन एलिमेंट वाइज कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, it can be estimated or based on actual figures. Estimated cost sheet is drawn to calculate the selling price to be charged to the customers, whereas actual cost sheet is drawn to calculate the actual profit earned. बस सिंपल सा बात। अब अपने सिलेबस में हो सकता है कोई भी बनाने दे दे। जनरली अगर डेटा दिया है तो एक्चुअल का दिया है, या बोल देगा ये होगा चेंज, बताओ क्या बनेगा। तो दोनों तरीके से अपने सम्स में आ सकता है, कॉस्ट शीट में दोनों तरीके से सम्स में आ सकता है। तो क्या थीम क्लियर है एवरीबॉडी? क्या थीम क्लियर है एवरीबॉडी? ओके सर, ओके सर, एकदम स्लोली स्लोली। नंबर टू क्या पढ़ेंगे भैया इसमें? नंबर टू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। मैं क्या है ना, मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा कि कॉस्ट शीट का ये फॉर्मेट होता है 4 बार पढ़ लो और रट लो। ना, बिल्कुल तरीका गलत है कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पहले क्लास में बता दो और बच्चों को बोलो याद कर लो। ऐसे कुछ नहीं होता है। इस तरीके से अगर पढ़ाई करवाना ही पड़ता तो मैं नहीं हूं, सॉरी। तो भैया आप कैसे पढ़ाएंगे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट? मैं आपको एक एक बात बताते बताते एक एक कॉम्प्लिकेशन उसमें डालना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं एक क्या वर्ड लिखा, सिंपल फॉर्मेट, यानी मैंने ताम झाम नहीं डाला। मैंने बोला एकदम सिंपली अगर सोचो तो कॉस्ट शीट कैसे बनता है, उसके बाद उसके अंदर और डिटेलिंग करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, पहले एक रूपरेखा तो बना ले। ओके भैया, तो रूपरेखा के हिसाब से कॉस्ट शीट टोटल में भी निकलता है, टोटल, और एक पर यूनिट बेसिस पे भी अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें अपने लोग पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं बताइए भैया? सबसे पहले बताइए कौन सा कॉस्ट इनकर होता होगा? जैसे अपने पढ़ चुके हैं, अपने एलिमेंट वाइज अगर बना रहे हैं तो सबसे पहला एलिमेंट रिक्वायर्ड क्या होगा? कोई भी धंधा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या सबसे पहला रिक्वायर्ड थिंग है, एलिमेंट है कॉस्ट का? बताइए। और आप फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट खुद समझ पाओगे ऐसा क्यों बनता है। भैया मेरा पढ़ा हुआ है, आप इतना मत बताइए, यही गलती है। अगर पढ़ा हुआ है तो भी जानो क्यों होता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, सुनना। आप बताइए व्हाट विल बी दी फर्स्ट एलिमेंट? मैं भी सोच रहा हूं, आपका आंसर का वेट कर रहा हूं। जैसे ही कोई आंसर लिखेगा मैं रिपीट कर दूंगा। चलो आंसर आना स्टार्ट हो गया है। नहीं भाविका नहीं,
मैं एलिमेंट वाइज पूछा भाविका, एलिमेंट वाइज कौन सा होगा? एलिमेंट 3 होता है जैसे मैंने आपको बोला, और अगर ऐसे देखा जाए तो 6 होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यस यस, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। काफी लोग ने सही आंसर दिया, मैं नाम नहीं ले सकता, इतने सारे आंसर हैं, बट सबसे पहला आंसर शुभम का आया तो उसका नाम ले लिया। बाकी सब भी बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं, गजब। ओके भैया, सबसे पहला ना डायरेक्ट मटेरियल लिखिए। आपने ना नाम रॉ मटेरियल बोला, एक ही बात है, रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मैं सिंपल फॉर्मेट बता रहा हूं, मेरे को अभी तामझाम वाला नहीं बताना है, ठीक है ना, तामझाम वाला नहीं बता रहा हूं। तो भास्कर आपने जो वो ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस, वो मैं बाद में सब कराऊंगा बाद में। अभी सिंपल, पहले डायरेक्ट मटेरियल आएगा, फिर क्या आएगा बताइए, फिर क्या आता है? अब पक्का है सारे डायरेक्ट कॉस्ट आएंगे क्योंकि वो प्राइमरी प्राइम कॉस्ट है। तो मटेरियल के बाद क्या लगेगा? डायरेक्ट लेबर। बताऊं इसका दूसरा नाम होता है क्या भैया? प्रोडक्टिव वेजेस। क्या दूसरा नाम है? प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस। फिर क्या आता है भैया? फिर क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी सारे डायरेक्ट कॉस्ट। भैया इसका भी कोई दूसरा नाम है क्या? हाँ, इसका भी दूसरा नाम है क्या भैया? चार्जेबल एक्सपेंसेस। इनका टोटल को क्या बुलाते हो? चलो बताओ। मैंने ऑलरेडी बेसिक्स की क्लास और अभी आज रिपीट भी किया। तीनों डायरेक्ट कॉस्ट को अगर ऐड कर दे तो इसका दूसरा नाम क्या है? बेसिक फॉर्मेट बन रहे हैं, बेसिक फॉर्मेट, नॉट दी तामझाम वाला। एकदम सिंपल पहले समझो फिर आगे बढ़ेंगे तामझाम वाला। वेरी गुड निर्जा, वेरी वेरी गुड। देखो भाई, मेरा क्लास में आपको टाइपिंग बहुत करनी होगी और टाइपिंग सीख लो, आपका एमसीक्यू है आगे, और प्लस टाइप भी करना है कुछ आंसर। एक कंपलसरी टाइप है, इवन इन कॉस्टिंग, इवन इन अकाउंटिंग थियरी। तो प्लीज पूरा टाइप करना सीखो। मेरे ये क्लास की वजह से आपका टाइपिंग भी स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि आपका आदत क्या है? शॉर्ट में लिखना, क्या कर रहे हो को के आर एच ऐसे कुछ लिखते हैं, क्या कर रहा है, ओके को के। तो थोड़ा समझो अब, ठीक है भैया। पूरा टाइप करेंगे, टाइपिंग भी स्ट्रांग होगी। हाँ, पूरा स्पेलिंग के साथ। भैया वो ऑटो आ जाता है, बाबू बता दे, एग्जाम हॉल में ऑटो नहीं आएगा। मतलब जो आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना जब एग्जाम देने के लिए, होम बेस्ड या सेंटर बेस्ड, वहां ऑटो वाला वर्ड नहीं आएगा कि आपने PRI लिखा, प्राइम लिखा हुआ आ गया। अभी बड़ा मजा आ रहा होगा। भैया सब क्या बता रहे हैं आप? बिल्कुल तुम लोग को हूबहू करवा रहा हूं आपके रियल लाइफ सिनेरियो से, और तभी तो मजा है इंडिविजुअली पढ़ने का। CMA एक्सक्लूसिव बैच। प्रोडक्टिव वेजेस क्यों बुलाते हैं डायरेक्ट लेबर को? प्रोडक्टिव यानी कि ऐसे वेजेस जो मैं पे कर रहा हूं विच इज प्रोडक्टिव इन नेचर, यानी क्या? जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से, इसीलिए नाम आया प्रोडक्टिव वेजेस। चार्जेबल, चार्ज करना, चार्ज करते हैं ना अपने, जैसे बोलते हैं ना तुमको चार्ज करता हूं मैं कि तुम मेरे इसके कारण, इसके जिम्मेदार तुम हो, चार्ज है मेरा तुम पे, तो वो चार्जेबल एक्सपेंसेस भी वहीं से नाम आया। ठीक है अमन, नामकरण का कारण है। अब अमन आपका नाम अमन क्यों है मैं पूछूं, तब आप बोल थोड़ी सकते हैं भैया अमन का मतलब ये था और मेरे को बचपन में। अच्छा अमन आपके नाम का मतलब क्या है? अमन, शांति, शायद अमन फैलाना यानी शांति फैलाना, एकदम शायद, मेरे ख्याल से, आई डोंट रिमेम्बर। तो क्या आप बचपन में बहुत शांत थे इसीलिए आपका नाम अमन था? तो यानी मैं तो बड़बोला था, तो मेरा नाम क्या होगा? बड़बोला। अमन, देयर आर सर्टेन थिंग्स, मैं जरूर बताऊंगा आपको, जहां पे दरकार पड़ता है, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि भैया इसके पीछे का कोई लॉजिक है, वहां जरूर लॉजिक होगा कहीं। अच्छा, वाई लेबर, अब आप बोलेंगे भैया ये तो पढ़ते आ रहे हैं तो दिमाग में सेट है कि आदमी लोग को मैन पावर क्यों बोलते हैं, वुमेन नहीं है क्या? तो वो सब कुछ नामकरण है अमन।
शांति ही होगा। यस यस अमन, आई नो, अमन फैलाना, अमन। ओके समझ गए भैया, समझ गए। अच्छा अब बताइए, अब जब सारे डायरेक्ट कॉस्ट इनकर कर लिए तो कौन से कॉस्ट लगना चालू होंगे? ओवरहेड। बट ओवरहेड सबसे पहले कौन से डिपार्टमेंट का लगेगा? मतलब पहला ओवरहेड इनकर कौन सा होगा? काम करते करते सबसे पहले काम कहां हो रहा है, फैक्ट्री में, ऑफिस में कि सेलिंग में? बताइए फिर कौन सा खर्चा लगता है, फिर कौन सा खर्चा लगता है? वेरी वेरी गुड भास्कर। भास्कर ने कहा भैया प्राइम कॉस्ट के बाद अब डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड जोड़ना चालू कीजिए, और जिसमें आया सबसे पहले फैक्ट्री, वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग, और एक वर्ड क्या है भैया? वर्क्स, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ओवरहेड्स। वेरी वेरी गुड, क्या बात है, सबका रिप्लाई आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है मेरे को तो। भास्कर, पवन, शुभम, नीरजा, अवीशा, क्या बात है, अमन, करते चलो लिखते चलो, मजा उसी में है। लगेगा ही नहीं, आप घर पे बैठे हो, मैं हूबहू सामने हूं, छू सकते हो, देख सकते हो, देख तो सकते ही हैं। चलो तो भैया फैक्ट्री, वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ओवरहेड ऐड करने के बाद कुछ नामकरण होता है क्या? हाँ, इन दोनों को ऐड करने से जो कॉस्ट निकलता है ना, उसको बोलते हैं फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। ओवरहेड नहीं, क्या वर्ड आया? फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। यानी फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट में क्या क्या आ गया भैया? फैक्ट्री तक के खर्चे सारे प्राइम कॉस्ट, और फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या वर्क्स ओवरहेड। तो इन सब का एडिशन करके क्या मिलता है, क्या नामकरण निकला? फैक्ट्री तक का खर्चा, यानी फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, अब कौन सा खर्चा लगता है भैया? अब नेक्स्ट खर्चा लगता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो किस नेचर के हैं? प्रोडक्शन नेचर के हैं। मतलब भैया इट कैन बी कि ऑफिस मेरा कुछ सेलिंग डिपार्टमेंट का काम कर रहा हो और कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम कर रहा हो। जैसे ऑडिटिंग होती है, जीएसटी का जो काम करता है, जो भी मेरा इनपुट क्रेडिट ये सब लेना वेना, जीएसटी का चक्कर कर रहा होगा, ऑफिस में बैठ के अकाउंटेंट होंगे। तो कोई ऑफिस का सेलिंग रिलेटेड काम करता है और कोई फैक्ट्री रिलेटेड काम करता है। तो जो फैक्ट्री रिलेटेड काम है यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है, काम कहाँ हो रहा है? ऑफिस में, बट वो फैक्ट्री से रिलेटेड काम है। तो रिलेशन अगर प्रोडक्शन नेचर का है तो वो सबसे पहले आ जाएगा। और जैसे ही रेशव, गुड आफ्टरनून, वेरी लेट ज्वाइन, जल्दी जल्दी सुनो, मैंने अभी तक सिर्फ स्टार्ट किया है पढ़ाई, थीम बताया और सिंपल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट बता रहा हूं। ठीक है, ओके भैया। अब ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऐड करने से जो वर्ड निकलता है, देखिए प्रोडक्शन का सारा काम हो गया भैया। अब जो कॉस्ट निकलता है उसको क्या बुलाते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बुलाते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं सिंपल फॉर्मेट बता रहा हूं, मैंने अभी तक इसमें वो ओपनिंग क्लोजिंग का झमेला नहीं डाला है। तो इतना तक का खर्चा ऐड करने से क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP। COP, OP है, OP। बहुत ज्यादा तुम लोग खेलते हो सब, तो मेरे को मालूम है OP का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपके लिए OP का मतलब होता है ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, COP। क्या प्रोडक्शन तक का खर्चा हो गया? हाँ भैया, और ऑफिस से रिलेटेड प्रोडक्शन का भी खर्चा ले लिए। अब कौन सा खर्चा बचा? सिर्फ सेलिंग से रिलेटेड। तो नाउ वी राइट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। कौन से नेचर का भैया? जो बच गया प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जिसको अपने बोलते हैं जनरल और मार्केटिंग नेचर का।
जो माल बेचने के समय का खर्चा लगा, उससे रिलेटेड ऑफिस का जो भी काम, ये दो ठो ऐड हो जाता है। और क्या मिलता है भैया? कॉस्ट ऑफ सेल्स, कि अब जो माल बिक रहा है ना, उसका क्या खर्चा है। क्या अपना मकसद कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने तक है? क्या अपना मकसद कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने तक है? नहीं भैया, मकसद था सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना या प्रॉफिट निकालना। ठीक है, तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स तक निकल गया है, देन वी ऐड आवर डिजायर्ड प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो चीज आता है उसको क्या बोलते हैं? भैया ये कौन सा प्रॉफिट है? ये जो अपने अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट पढ़ते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ते हैं, ये कौन सा प्रॉफिट है भैया? दिस इज ग्रॉस भी नहीं, नेट भी नहीं, इसका नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जनरली ग्रॉस प्रॉफिट जैसा ही होता है, बट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी आ गया, इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां तक का प्रॉफिट को क्या बुलाते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जो फाइनेंशियल खर्चे, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे से जो प्रॉफिट निकलता है उसको क्या बुलाते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जितना भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है वो सब इंटरेस्ट कॉस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, टैक्स से सब नीचे आता है, और वो फिर बाद में करते हैं, वो एफएम में सीखेंगे और इसमें भी सीखेंगे इनकम स्टेटमेंट के रूप में। क्या यहां तक सबने बना लिया? एक मोटा मोटी रफ कॉस्ट शीट या बेसिक फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट समझ में आया? बताइए एवरीबॉडी, मेरे को बताइए, क्या यहां तक सबको क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं। सबने ड्रॉ कर लिया है ये बेसिक फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट? कुछ रेड पेन से चीजें लिखा ताकि वो चीज नया लगा होगा आपको। ठीक है, हाँ ठीक है सर, आगे बढ़िए। कॉपीड? एवरीबॉडी कॉपीड? चलो, वेरी गुड। तो पॉइंट नंबर 2 था बेसिक फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। पेज नंबर कॉपी में होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन। ठीक, थर्ड नंबर पॉइंट लिखना स्टार्ट कीजिए। थर्ड नंबर पॉइंट क्या भैया? कुछ 3 शब्द है जो मेरे को आपको बताने हैं। ऑलरेडी आपको पता है इनमें से 2 शब्द, बट मैं उसको डिफरेंस की तरीके से लिखवा रहा हूं। प्राइम कॉस्ट वर्सेस कन्वर्जन कॉस्ट वर्सेस फैक्ट्री कॉस्ट। इनमें से 2 शब्द ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, सिर्फ ये तीसरा शब्द के लिए मेरे को ये पढ़ाना पड़ रहा है। कौन सा? कन्वर्जन कॉस्ट। नाम में छुपा हुआ है मतलब, इधर क्या भैया नाम में क्या छुपा हुआ है मतलब? कन्वर्ट करने का खर्चा। किसको किस में? किसको किस में? भैया एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड्स बनाने में जो जो खर्चे लगते हैं उसको बोलते हैं क्या भैया? कन्वर्जन कॉस्ट। यानी अब वहां पे फैक्ट्री का काम खत्म, फिनिश्ड गुड्स बन चुका, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स बनाने तक के खर्चों को कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्ट करना किसको किस में? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने को बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है भैया। तो मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, आप बताइएगा। 1 नंबर बात लिख रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, चलिए। और इस तरफ लिख रहा हूं प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। मेरे को ना आप बताइए कि मैं प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है, तो मैं उसके नीचे टिक 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 कर दूंगा।
और जो नहीं आता वो बता दो ये नहीं आएगा। मतलब क्या क्या प्राइम कॉस्ट में इंक्लूडेड है, आप बताओ। चलो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, चलो बताओ। एवरीबडी मेरे को बताएंगे व्हाट इज इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट। चलिए बताइए सबको। मैंने देखा अविनाश सर बैठ के पढ़ा रहे हैं, मैं भी थोड़ा देर बैठ जाता हूँ रेस्ट मोड, क्योंकि अब आप काम कर रहे हैं, मेरा काम खत्म। मैंने जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा लियो है, बताओ। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डीएम, डीएल, डीई। ओके, पवन का आंसर आया डीएम, डीएल, डीई। निर्जा तो बहुत स्मार्ट बोली, भैया पूरा लिखेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट। वेरी वेरी गुड, क्या बात है। भास्कर का भी आंसर आया। अवीशा गलत गलत। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? सिर्फ आपने एक वर्ड लिखा, क्या टाइपिंग छूट गया बीच में? वेरी वेरी गुड, आप लोग तो तेज हो रहे हैं, क्या बात है। सबका आंसर आ गया। भैया प्राइम कॉस्ट में इन दो तीन में टिक कीजिए, ये नहीं आता है। ठीक है ठीक है ठीक है, आपका बात मान लिया। चलो दूसरा पेन से करते हैं सब। टिक 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 एंड क्रॉस। फैक्ट्री कॉस्ट का बताओ। चलो फैक्ट्री कॉस्ट का, फैक्ट्री कॉस्ट में अभी पढ़े ऊपर क्या क्या आता है। फैक्ट्री कॉस्ट में किधर 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 टिक करूं? फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है? अभी पढ़े ऊपर, अभी फॉर्मेट में पढ़े हो कि फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है। चलो बताओ नीचे क्या क्या आएगा फैक्ट्री कॉस्ट में। चलो बताओ सब कोई, जल्दी जल्दी, अब जल्दी जल्दी। निर्जा क्या खाली फैक्ट्री ओवरहेड, बाकी तीनों नहीं आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट लिखा, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आएगा मैंने पूछा। पवन एंड निर्जा, क्या खाली फैक्ट्री ओवरहेड आएगा कि बाकी तीनों भी आएगा? अवीशा आपका भी आंसर वही। भाविका का आंसर चेंज हुआ, बोला भैया चारों टिक करिए। हाँ पवन ने भी आंसर चेंज किया। पवन बोल रहा नहीं भैया खाली नहीं, पहला तो आएगा ही आएगा, अदर देन दैट फैक्ट्री ओवरहेड भी आएगा। हाँ सारा आएगा। वेरी गुड, अभी आपने पढ़ा चारों आएगा। वेरी वेरी गुड, टिक कर दिया मैंने। अमन मैंने क्वेश्चन पूछा फैक्ट्री कॉस्ट में क्या इंक्लूडेड है, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड मिला के फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है। ठीक है, चलिए अगर ये ठीक है और प्राइम कॉस्ट ठीक है और मेरा कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब जो मैंने बोला वो अगर आप समझ गए, एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स बनाने में जो खर्चा लगता है, तो बताइए कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आएगा? बताइए कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आएगा? मतलब जब तक वो फिनिश गुड्स नहीं बनता, फिनिश गुड बन गया उसके बाद के खर्चे नहीं आएंगे। फिनिश गुड्स कहां बन के निकलता है? फैक्ट्री से। तो यानी फैक्ट्री तक का खर्चा, रॉ मटेरियल से फैक्ट्री तक का खर्चा। तो बताइए कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आएगा? सोच के, दिमाग लगा के, सोच के दिमाग लगा के। वैसे मैं बता देता बट मैं आपसे चाहता हूं आप नामकरण से क्या समझे। निर्जा बोल रही है भैया सारा, पवन बोल रहा है सारा,
नहीं भास्कर, तुम क्या लिख रहे हो? वर्क्स कॉस्ट में तो प्राइम कॉस्ट इंक्लूडेड है, सीओपी में भी दोनों चीज इंक्लूडेड है। गलत बात। मैंने क्या बोला? सीओपी में तो ऑफिस का भी खर्चा आता है, वो थोड़ी लेने बोला। वापस से सुनना, एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड्स बनने तक यानी फैक्ट्री तक जो खर्चा लग रहा है, उन खर्चों को कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। यानी एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड्स बनाने के दौरान जो जो खर्चा लगा। अरे बुढ़वा, कन्वर्ट करना किसको किस में? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में। गलत आंसर, सब के सब रॉन्ग। मैंने क्या बोला? किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? रॉ मटेरियल को, तो वो थोड़ी इंक्लूड होगा। रॉ मटेरियल नहीं, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में जितने खर्चे लगे, तो वो क्या क्या हो गए? वो क्या क्या हो गए? ये और ये। नहीं अनवी, अविशा, फैक्ट्री ओवरहेड तो आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने का बोल रहे हैं, मतलब उसको छोड़ के जो बाकी खर्चा लग रहा है कन्वर्ट करने का। एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने के दौरान जो खर्चा लगा, यानी किसका किसका? लेबर एक्सपेंसेस और फैक्ट्री में जो ओवरहेड्स लगा। हाँ, अब पवन ने सही आंसर दिया। यानी कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है बताइए? मैं चाहता तो बता देता ना तुरंत, मैं चाहता तो तुरंत बता देता। मैं चाह रहा हूं आप लोग गलती करो या सही बताओ, ताकि आपको ये याद रहे। बोलिए, कन्वर्जन कॉस्ट याद रहेगा। कोई भी इतना टाइम नहीं देगा एक पर्टिकुलर वर्ड कन्वर्जन कॉस्ट के लिए, बोल देगा ये कन्वर्जन कॉस्ट इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, बस। बट आपको समझना होगा ना क्यों। बोलिए, कन्वर्जन कॉस्ट में ये तीन चीज आएगा, समझ में आया? तो ये नहीं आएगा और इधर ये नहीं आता है। तो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्लियर है? वेरी गुड। ओके, सबको समझ में आ गया। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। तो अगर तीसरा पॉइंट क्लियर है, तो आज चलते हैं पहला कॉम्प्लिकेशन की तरफ। द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सम्स इज नंबर 4, लिखिए, कंसेप्ट ऑन WIP, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी टेक्निकल टॉपिक। कोई भी आपको ये इन डेप्थ आज तक ना बताया होगा ना बता पाएगा। ध्यान से सुनना, बहुत सही चीज है। WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। भैया मतलब समझाइए, मतलब। ओके ओके, ध्यान से सुनना। कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो उसको समय लगता है कंप्लीट होने में। हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है। आज सपोज अपने क्लास भी स्टार्ट किए तो ये 2 घंटा प्रोसेसिंग में लगता है कि भैया पूरा 2 घंटा का प्रोसेसिंग पीरियड है, 2 घंटे में क्लास कंप्लीट होंगी। कोई भी पढ़ाई स्टार्ट करते हो दिन भर में तो पूरा दिन लगता है, या 2 दिन लगता है, या 3 दिन लगता है कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करने में, रिवीजन करने में। यानी सबकी कोई ना कोई प्रोसेसिंग पीरियड होती है।
उस प्रोसेसिंग पीरियड में वो पर्टिकुलर चीज अधूरा कंप्लीट रहता है, पूरा कंप्लीट नहीं होता। जैसे अपनी पढ़ाई 3 घंटे मैंने पढ़ने बोली, अभी सपोज 1.5 घंटा निकल गया, यानी 50% प्रोसेसिंग पीरियड पास हो गया, 50% अभी भी बचा है। 2 घंटे की क्लास में 1 घंटे की क्लास हो गई, यानी 50% काम हो गया, 50% काम अभी भी बचा है। यानी कि हो सकता है दौरान में अपना काम बचा हो, जिसको क्या बुलाते हैं, प्रोसेसिंग पीरियड। और जितना काम हो जाता है उसको क्या बुलाते हैं भैया, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्या बुलाते हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ठीक है भैया, ठीक है भैया। यानी वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि काम कितना अधूरा है, उसका कितना पार्ट है। तो ठीक है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं अगर कोई भी काम को प्रोसेसिंग में सपोज एक गुड को बनने में, यानी एक शर्ट कोई प्रॉपर शर्ट बनने में, पूरा रॉ मटेरियल से शर्ट बनाने में प्रोसेसिंग टाइम पीरियड लगता है 15 डेज। सपोज कितना दिन लगता है, 15 दिन। तो अगर प्रोसेसिंग पीरियड 15 दिन है, इससे आप क्या मतलब समझते हो भैया, हम ये मतलब समझते हैं कि एक फैब्रिक को एक पर्टिकुलर शर्ट बनने में 15 दिन लगता है। अब सपोज 31 मार्च को मेरे को कॉस्ट शीट बनानी है, बट 31 मार्च को अगर कॉस्ट शीट बना रही है तो 16 मार्च से जो भी माल बनना स्टार्ट हुआ, 16 मार्च से जो भी माल बनना स्टार्ट हुआ, क्या वो कंप्लीट होगा 31 तक कि कुछ पार्ट बचे रहेंगे? वैसे ही 17, वैसे ही 18, वैसे ही 19, क्या इन सब में जो माल प्रोसेसिंग में गया, क्या वो कंप्लीटेड है कि अधूरे कंप्लीटेड है? मतलब कुछ मटेरियल का खर्चा लग गया, कुछ लेबर का खर्चा लग गया, कुछ फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा लग गया, बट पूरी कुछ नहीं लगा, यानी 100% खर्चा नहीं लगा, कुछ खर्चे लगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो, बताओ। देयर कैन बी वेरियस डिग्री ऑफ कंप्लीशन, DOC। तो अगर एक रफ एस्टिमेट ले कि यार कितना DOC होता होगा भैया, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिन टू दिन डिपेंड करता है कितना प्रोसेसिंग पीरियड है। तो अपने को लेना देना नहीं, अपने को सम्स दे देगा DOC कि मटेरियल इतना यूज हो गया होगा और आपका लेबर इतना यूज हो गया होगा, यानी कन्वर्जन कॉस्ट। DOC आपको 2 ठो दे देगा, किसका, रॉ मटेरियल का और कन्वर्जन कॉस्ट। हो सकता है दोनों DOC सेम हो, अलग अलग हो, इसलिए मैंने अलग अलग बताया। तो रॉ मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट सपोज, या सब ले लो ना, अलग अलग लिख लो, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवर, जो अपने अभी पढ़े, फिनिश गुड्स बनने तक। ये हो गया खर्चा क्या, कन्वर्जन और रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का हो सकता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन 80% रॉ मटेरियल यूज हो गया, अभी भी 20% का काम धाम बचा है, बटन लगाना बचा है वगैरह वगैरह। और डायरेक्ट लेबर हो सकता है 50%, ये हो सकता है 40%, ये हो सकता है 30% वगैरह वगैरह। इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अगर सम्स ने डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया, जनरली आपको इस पूरे का एक ही दे देगा 50%, जनरली मतलब पूरा एक बता देगा, अलग अलग नहीं बताएगा, और रॉ मटेरियल का भी एक बता देगा। तो भैया अगर सम्स ने DOC नहीं बोला, बस बोला वर्क इन प्रोग्रेस में 500 यूनिट बचा है, यानी 500 यूनिट अभी तक पूरे नहीं बने, तो हम उसका DOC क्या अज्यूम करेंगे? क्या इंस्टीट्यूट ने कुछ बोला है? क्या हमारे CMA इंस्टीट्यूट ने कुछ DOC का अजम्पशन बताया है कि अगर कुछ नहीं बोले तो क्या लेना चाहिए? बिल्कुल बताया। अगर बोल दिया तो ठीक, अगर नहीं बोला तो बोला रॉ मटेरियल के केस में, यानी डायरेक्ट मटेरियल के केस में मान लेना कि पूरा लग गया, रॉ मटेरियल तो लग गया, बट कन्वर्जन कॉस्ट 50% लगा है।
ये अजम्पशन लेना है अगर सम्स में क्या नहीं हो, डीओसी नहीं हो। कि रॉ मटेरियल तो पूरा फेंक दिए थे, मशीन में सब चीज डाल दिए थे, कुछ नहीं बचा, बट अभी भी लेबर और ओवरहेड काम करना उस पर 50% बचा। ये अजम्पशन, यानी माल पूरा बना कि नहीं बना, नहीं बना, अभी 50% का कन्वर्जन कॉस्ट लगना बचा, यानी ये अभी भी क्या है, अधूरे गुड्स है, तैयार नहीं हुआ है पूरा। मटेरियल का खर्चा लग गया बट अभी तक वो स्टिचिंग नहीं हुआ है प्रॉपर। ठीक है, तो बताइए आपको 2 वर्ड समझ में आया, प्रोसेसिंग पीरियड और डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्या ये 2 वर्ड के बारे में लिखवा दूं? एवरीबडी एक थम्स अप, ये 2 वर्ड समझ में आया तो इनके बारे में जो भी इतना देर बोला लिखवा दूं? बताओ, थम्स अप। यस, थम्स अप आते हुए सबका। चैटे थोड़ी 15 सेकंड की लैग रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव क्लास होता तो तुरंत ही हाथ ऊपर कर लेते, थम्स अप दिखा देते और कोई तो चालू भी हो जाता। वेरी गुड भैया, इतना इन डेप्थ तो कोई नहीं बताया था वर्क इन प्रोग्रेस में, यही तो गलत है। आओ सुनो, अब सुना हुआ ये वर्ड बट आज समझ में आ रहा है। लिखो इस बात को, लिखो इस बात को, वर्क इन प्रोग्रेस means the number of units required the number of units required what are the number of units which are incomplete, बस इतना लिख लो, समझ में आ जाएगा, which are incomplete। that is they require certain processing period, that is they require certain processing period। Processing period means the time required for a raw material to become a finished good, time required for a raw material to become a finished good। So at a particular date, there can be some units which are still incomplete, for completed units DOC, degree of completion, is equals to 100% in all respect। obviously पूरा बन गया, नहीं सब कुछ 100% लग गया, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड भी। फॉर WIP units DOC is less than 100% as per क्वेश्चन जो दिया हुआ है।
if nothing is mentioned about DOC in percentage of WIP units, obviously क्योंकि फिक्स्ड कंप्लीटेड का तो 100 होता है, then we assume 100% in case of raw material and 50% in case of conversion cost. और कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है ऊपर बता दिया। डन है क्या ये सब भाषा? क्या सबने उतार लिया इतना तक? तो मैं सम्स में चलूं, थोड़ा एग्जाम्पल खेलाऊं आप लोग के साथ, थोड़ा खेला खेले, अब मजा तो अब आएगा। ठीक, आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए। ठीक, सुनना, मैं कुछ बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना क्या मैंने सही बोला कि नहीं बोला। एग्जाम्पल, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन? कि धंधा इस साल ही चालू किए, पहली बार काम कर रहे हैं, यानी ये कौन सी कंपनी हुई भैया? न्यू कंपनी। कौन सी कंपनी हुई भैया? न्यू कंपनी। और ये कौन सी कंपनी हो गई भैया? ओल्ड कंपनी, क्योंकि इसने धंधा ऑलरेडी पहला साल चला लिया, अब सेकेंड ईयर में पहुंच गया, यानी ये पुरानी कंपनी हो गई। जो एक साल बिता लिया वो पुरानी कंपनी। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट पीरियड ऑफ ऑपरेशन, जो पकड़ना पकड़ो, एक साल को एक पीरियड पकड़ रहे हैं, और उस हिसाब से मैंने बोला फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, मैं कुछ पूछूंगा, आप जवाब देना। अब इस केस में ओपनिंग WIP कुछ हो सकता भी है कि नहीं हो सकता। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में क्या ओपनिंग WIP कभी होगा कि नहीं होगा? ओपनिंग WIP कितना हो सकता है अगर होगा तो, और नहीं होगा तो जीरो, मतलब। तो बताइए, जीरो लिखूं या कुछ होगा? ओपनिंग WIP फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। भाविका बोल रही है भैया नहीं होगा, निर्जा बोल रही है भैया नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। पवन भी बोल रहा है नहीं होगा। यस नील, यानी कि ओपनिंग WIP होगा 0। तो जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? क्लोजिंग WIP, या वो भी नहीं होगा तो पता नहीं, बट प्रोसेसिंग पीरियड है तो मान रहे हैं क्लोजिंग WIP भी होगा। क्लोजिंग WIP तो होगा, तो क्लोजिंग WIP होगा फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में, ओपनिंग कुछ नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन में, सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन में दो केस हो सकते हैं। सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन में दो केस हो सकते हैं। क्या दो केस भैया? पहले टफ वाला कि इजी वाला? टफ वाला। ओपनिंग WIP तो है ही, क्योंकि वो आ जाएगा सेकेंड ईयर में, और क्लोजिंग WIP भी है, बट दोनों सेम नहीं है।
ओपनिंग WIP अलग है, क्लोजिंग WIP का यूनिट्स अलग है। मे भी हो सकता है पिछले साल जो था इस साल नहीं है। और दूसरा हो सकता है क्या, ओपनिंग WIP भी उतना ही है और क्लोजिंग भी इस साल भी उसी तरीके से काम हुआ, इस वजह से दोनों सेम। क्या बोलिए, ये 3 केस अल्टीमेटली समझ में आया। 3 मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में क्या होगा, सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन का 2 केस। क्या ऐसा पॉसिबल है ये 3 टोटल केसेस? क्या इन 3 केसेस के हिसाब से एक एक सम्स करें? कि भैया हाँ, सेकेंड ईयर में हो सकता है जितना फर्स्ट ईयर में था उतना ही सेकेंड ईयर में है, या फिर जितना फर्स्ट ईयर में था उतना सेकेंड ईयर में नहीं, उससे कम या बेसी जो भी। हाँ ठीक है भैया, चालू कीजिए अब। चलिए तो एग्जाम्पल को करते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन का कुछ डेटा लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, समझना, परखना और बताना। ठीक है, ठीक है भैया। सबसे पहले कंप्लीटेड यूनिट्स, चलो सबको लिखो, सबको ये लिखोगे। कंप्लीटेड यूनिट्स सपोज 10,000। अब कैलकुलेटर का काम आएगा, फटाफट रेडी। WIP यूनिट्स मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ 500 यूनिट्स अटके हुए। भैया DOC दे दीजिए, DOC। ठीक है, DOC दे देता हूं। DOC ना 2 ठो है, DOC फॉर मटेरियल 80% और DOC फॉर लेबर यानी कन्वर्जन कॉस्ट पूरा 60। भैया दे दिया, नहीं देते तो मैं 100 और 50 पकड़ लेता। ठीक, कॉस्ट पर यूनिट बता रहा हूं। मटेरियल का है 100 रुपया और पूरा कन्वर्जन कॉस्ट एक साथ करके है 80 रुपया, यानी टोटल वर्क्स कॉस्ट है 180। और क्या ये न्यू कंपनी है? हाँ। तो चलिए अपने बनाते हैं ड्रॉ, या ड्रॉ ही लिखो, ड्रॉ कॉस्ट शीट बना। चलिए, क्या इतना सम सबने उतार लिया? कॉस्ट शीट बनाने के लिए तैयार हो? हाँ भैया तैयार। टैक टैक आओ। मैं पर यूनिट नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ सिंगल बना रहा हूं, क्योंकि पर यूनिट जरूरी नहीं है, जब सम्स बोलेगा तभी बनाना है, नहीं तो अपने को सिर्फ टोटल बताना है। आओ मेरे को एक बार टोटल बताना, क्या क्या आएगा। सेग्रीगेशन एकदम सिंपल है, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आएगा, कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा आएगा और फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा, क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है आपको मालूम है ना। कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर भी आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है और फैक्ट्री ओवरहेड भी आता है। तो मतलब इसका टोटल क्या देगा, प्राइम कॉस्ट नहीं फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि ऑलरेडी फैक्ट्री ओवरहेड भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ठीक भैया। ये फैक्ट्री कॉस्ट किसका निकलता है? ये फैक्ट्री में तो खर्चे दोनों यूनिट्स पे हो रहे हैं, तो दिस इज फॉर फिनिश गुड्स एंड WIP गुड्स, दोनों के लिए है। दिस फैक्ट्री कॉस्ट इज फॉर बोथ फिनिश गुड्स एंड WIP गुड्स। बट हमको चाहिए फिनिश गुड्स फॉर ओनली फिनिश, फैक्ट्री कॉस्ट फॉर ओनली फिनिश गुड्स, यानी WIP गुड्स में जितना खर्चा लगा वो ऊपर तो लगा, बट जब मैं फिनिश गुड्स का बात कर रहा हूं तो मेरे को उस पर्टिकुलर खर्चा जो किसका लग गया WIP पे लगा, वो हटाना है। तो एक हुआ फैक्ट्री कॉस्ट फॉर फिनिश गुड्स और एक हुआ फैक्ट्री कॉस्ट फॉर फिनिश गुड्स एंड WIP। तो इनके बीच में मुझे क्या करना होगा भैया, जो खर्चा आपका लगा किसके ऊपर, WIP के ऊपर, वो हटा दीजिए। तो मैं माइनस कर देता हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, यानी WIP, क्लोजिंग WIP।
तो मेरे को ये खर्चा मिल जाना चाहिए जो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन का बात कर रहे। बोलो मेरा बात समझ में आया? यानी जो अपने ऊपर पढ़ रहे थे ना बेसिक फॉर्मेट, देखो वहां पे अपने वर्क्स कॉस्ट सिर्फ लिखे थे, आज इसका 2 पार्ट ब्रेक करे। और कॉम्प्लिकेशन नंबर 1 WIP, यानी वर्क्स कॉस्ट 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, वर्क्स कॉस्ट फॉर फिनिश गुड्स एंड WIP और एक वर्क्स कॉस्ट फॉर ओनली फिनिश गुड्स। तो पहले जो खर्चे ऐड होते हैं उससे वर्क्स कॉस्ट फॉर दोनों निकलता है, फिनिश गुड्स एंड WIP, फिर माइनस क्या होगा क्लोजिंग WIP, और क्या मिलेगा फिनिश गुड्स पे जितना वर्क्स कॉस्ट लगा। ठीक, चलिए अब ध्यान से पहला सम्स है मेरे साथ साथ आराम से। मेरे को बताइए डायरेक्ट मटेरियल में कितना खर्चा लगा होगा, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा का अमाउंट बताइए, मैं हेल्प कर देता हूं आपको। समथिंग प्लस समथिंग, चलिए इतना हेल्प कर भैया, बस कीजिए, रुलाएंगे क्या, इतना ज़्यादा हेल्प। समथिंग प्लस समथिंग, डायरेक्ट मटेरियल पे काम चालू हुआ, काम चालू हुआ तो कुछ खर्चे लगे होंगे, कितना खर्चा लगा होगा भैया, मटेरियल पे 100 रुपया करके खर्चा लगा है, कितने यूनिट्स पे भैया, एक तो 10,000 है, एक 500 है, तो बताइए डायरेक्ट मटेरियल का टोटल कॉलम में क्या लिखूं। चलो देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। मैंने एक हेल्प किया, मैंने 2 पार्ट लिख दिया सिर्फ। अब आप इतना तो बता ही पाओगे मेरे को कि क्या करना है आगे। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन, इट बीइंग 1 आवर यू आर स्टडिंग, 1 घंटा हो गया एक जगह टिक के बैठे हो। कोई भी मेरे को आंसर देगा पहले? आंसर चाहिए आंसर। पहला आंसर आया 10 लाख, डिग्री ऑफ कंप्लीशन देख लेना। हाँ मुन्ना, 10,50,000, नीरजा का, नीरजा डिग्री ऑफ कंप्लीशन देख लेना। नीरजा का आंसर आया 10,50,000। बाकी लोग ट्राई करो प्लीज। अवीशा का भी उतना ही आया। शुभम का भी उतना ही आया। टोटल में बताओ, टोटल में। बाकी लोग कहाँ गए? पवन आपका आंसर नहीं आया। भाविका आपका भी आंसर नहीं आया।
ओके, सुनना, पवन का भी आंसर उतना ही। आओ बता रहा हूं, ध्यान से देखो। 10,000 यूनिट का डीओसी पक्का 100% होगा क्योंकि कंप्लीटेड है, और 100 रुपया करके खर्चा लग रहा है, यानी 10,000 इंटू 100 कंप्लीटेड यूनिट्स का खर्चा। किंतु ये जो 500 यूनिट है, ये मतलब क्या है, अधूरे यूनिट्स, इसमें पूरा काम नहीं हुआ। यूनिट्स है बट पूरा काम नहीं हुआ, कुछ शर्ट का कुछ काम बचा है। तो अगर पूरा काम होता तो 100 रुपया करके खर्चा लगता, 500 इंटू 100, अगर पूरा काम हो जाता तो। बट पूरा काम हुआ कि इन पे सिर्फ 80% काम हुआ, यानी कि अगर 100 रुपया करके 500 यूनिट पे जो 50,000 आंसर आता है, क्या वो पूरा लग गया? अगर लग ही गया तो वो WIP थोड़ी है, मतलब दोनों चीज ऑब्वियसली। मटेरियल का 100% है कि 80% DOC है? 80%, तो यहाँ क्या आएगा, इंटू 80%। 80% काम हुआ है ना इस 500 यूनिट पे, तो खर्चा भी कितना लगा, 80% ही अभी तक। तो बताइए 500 का 100 इंटू 80% कितना होता है? 40,000 और 10 लाख, यानी कि कितना हो गया बताइए, 10 लाख 40,000। और आप लोग ने ये 80% का काम नहीं किया, क्यों भाई? गलती क्यों कर रहे हो? मैंने देखो उंगली कर दिया है कि यहां मिस्टेक हुआ आप लोग का, आपने ये काम नहीं किया। WIP पे तो काम होगा ना, यदि पूरा ही खर्चा लग गया तो WIP थोड़ी है। भैया आपने बोला ना मटेरियल का 100%, हाँ हो सकता है, बट सम्स ने 80 बोला तो 80% खर्चा लेंगे। क्लियर? तो एक बार कन्वर्जन कॉस्ट का निकालो तो, सिमिलरली इसका निकालो तो, सेम तरीके से दोनों कर दे रहा हूं, हड़बड़ी नहीं, एकदम आराम से बताओ। कन्वर्जन कॉस्ट का खुद से करो अब की बार, सब कोई प्लीज प्लीज। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। भाविका का आंसर आया कन्वर्जन कॉस्ट का 8,24,000। पवन का भी आंसर आया 8,24,000। कैसे निकाले भैया? 10,000 यूनिट पे 80 रुपया पूरा लग गया, कंप्लीटेड यूनिट से। बट 500 यूनिट पे 80 रुपया ना पूरा नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ 60% लगा है। तो वो ध्यान रखते हुए टोटल आया 8,20,8,20,। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 10,40,000 प्लस 824, ये खर्चा लगा किसके किसके पीछे? फिनिश गुड्स और WIP के पीछे, 18,64,000। क्या सबको क्लियर है 18,64,000 कैसे आया?
अब जो ये दो अधूरे पार्ट रह गए, कौन से दो अधूरे पार्ट भैया? ये दोनों ध्यान से देखना, ये दोनों, ये क्या इस साल कंप्लीट हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए, बट ये खर्चे में मैंने ले लिया। इसको कब के खर्चे में लेना चाहिए था? अगले साल, क्योंकि जब ये कंप्लीट होगा तब इसका काउंटिंग कीजिए, मतलब अकाउंटिंग नहीं, तब इसका खर्चा देखिए, क्योंकि ये माल तब बिक रहा होगा, अभी तो बिकने योग्य ही नहीं। तो इसीलिए मैं क्या निकालता हूं? मैं निकालता हूं फैक्ट्री कॉस्ट फॉर फिनिश गुड्स पार्ट ओनली। तो जितना भी ये WIP में खर्चा लगा उसको हटा देते हैं। भैया कैसे हटाओगे? बुड़वक ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। कहां भैया? यही वाला पार्ट। ये जो पार्ट है, अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं, क्या भैया, कि 500 यूनिट पे ना 100 रुपया का 80% काम हुआ था, और 500 यूनिट पे ना 80 रुपए का 60% काम हुआ था। यही तो क्लोजिंग WIP है जो अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा, जिसका काम ऑलरेडी अपना अलग से किया हुआ है। 40,000 और 24,000 यानी कितना? 64,000। ये रिड्यूस हो जाएगा। वेरी गुड निर्जा, ये रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि ये काम अधूरे हैं, ये अगले साल आएंगे, इस पे पूरा काम हो जाएगा तब ये बिकेंगे। तो ये 64,000 का खर्चा हटा दो, क्योंकि WIP का खर्चा हटा रहे, सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स का ले रहे। यानी ये खर्चा किसके लिए था? ये खर्चा था 10,000 यूनिट और वो 500 अधूरे यूनिट्स, दोनों के लिए। और ये खर्चा किसके लिए? सिर्फ वो 10,000 यूनिट के लिए। तो 500 यूनिट के लिए जो खर्चा लगा हटा दो। तो देखो माइनस करके कितना आएगा? 18 लाख। ऑब्वियसली कैसे भैया? इतना ऑब्वियस कैसे? देखो ध्यान से, टोटल वर्क्स कॉस्ट कितना था? 180, और कंप्लीटेड यूनिट्स कितना है? 10,000। 180 इंटू 10,000 कितना होता है? 18 लाख। क्योंकि बाकी का तो खर्चा अधूरा है, तो कंप्लीटेड 10,000 पे 180 का पूरा काम हो गया। तो देखो यहाँ 180 आ गया। ये भगवान भैया पहले ही बोल देते, इतना मेहनत नहीं करते बाबू, बिना मेहनत के मजा नहीं है। बोलो क्या मजा आया? समझ में आया कैसे एक कॉम्प्लिकेशन अड़ाया मैंने? क्लोजिंग WIP। लिखो इस बात को, क्लोजिंग WIP का कैलकुलेशन कैसे किए सीखा। उस पार्ट को जो ऊपर इंक्लूड किए उसी को वापस एक्सक्लूड कर, सीधा सीधा ये आ जाएगा। भैया सीधा ही निकाल देते हैं। अरे ऐसे सीधा काम नहीं होता, उसका नंबर थोड़ी मिलता है सीधे काम का। काम टेढ़े काम का मिलता है नंबर, पैसा भी टेढ़े काम का मिलता है। प्लीज 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 एवरीबडी, क्या आप लोग को ये समझ में आया? शुभम निर्जा बोल रहे भैया समझ में आ गया, एकदम सही। प्लीज बताइए मजा आया समझ के, प्लीज प्लीज। यहाँ भैया एकदम कंसेप्ट क्लियर, एकदम सम्स क्लियर, एकदम लॉजिक क्लियर। सिर्फ 2 जन ने आंसर किया है, निर्जा और शुभम ने। ओके, पवन ने भी बताया। कितने सारे लोग बैकअप में कर रहे हो, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है। एडमिशन लिस्ट निकाल के सबका नाम चिल्लाऊंगा। अविशा, भाविका, ओके। चलो तो आज अपने लोग न्यू कंपनी
के केस में फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में WIP का कैलकुलेशन कैसे होता है, वही तो नेक्स्ट क्लास सीखेंगे पवन, नेक्स्ट क्लास सीखेंगे, क्योंकि वो सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन में आएगा। इस सस्पेंस के साथ आज का क्लास मैं अविनाश जैसे लंबा नहीं टानूंगा, मेरा क्लास एकदम प्यारा सा छुटकू सा बाबू सा होगा। आप लोग को बड़ा मजा आएगा कि हाँ भैया ऐसे 1.5 घंटा, 1.25 घंटे का, ज्यादा नहीं लूंगा। 2 घंटा क्रॉस करती तो पार्टी भी देना पड़ता ना, उसका क्या होगा वो 20% 40% का, तब नेक्स्ट क्लास। दिमाग को घोटो थोड़ा और नेक्स्ट क्लास मेरे साथ सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन का सम्स करना। पूरा पार्ट रिवीजन करके आइएगा। आज अपने बहुत अच्छा चीज सीखे, थीम, सिंपल फॉर्मेट, प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट एंड कंसेप्ट ऑन WIP में फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास का रूटीन टेलीग्राम में आप सब एडेड हो, टेलीग्राम में भी मिल रहा है और ऑलरेडी डाला हुआ है रूटीन। बैकअप्स आपको अब गूगल ड्राइव मोड पे भी मिल रहा है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल और लैपटॉप दोनों में। आपको ये वाली क्लास अभी लाइव दिखा रही है वहाँ नवीन क्लासेस ऐप में, जो अब वापस हट जाएगी क्योंकि अब लाइव खत्म होने वाला है आज का लाइव, और बैकअप आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है पवन, ग्रुप में डाला हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। अगर आप नहीं हुए हैं तो मैसेज कर दीजिए, ऑफिस नंबर पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाय बाय एवरीवन, गेट लॉस्ट, प्यारा सा गेट लॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।